दोस्तों आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। निदा फाजली की तहरीरों का, निदा फाजली के मज़ामीन का एक और हिस्सा लेकर। निदा फाजली के इस मज़मून का उन्वान है एक थे राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी फिराक गोरखपुरी की तरह तकसीम के साथ तकसीम नहीं हुए। वो जितने भारत में जाने जाते थे उससे ज़्यादा पाकिस्तान में पहचाने जाते थे। फिराक की गज़ल और राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने ने दूर होते दोनों मुल्कों को एक दूसरे से करीब कर दिया था। बेदी अपने ज़माने में जितने सेकुलर हिंदुस्तान में पसंद किए जाते थे उससे कहीं ज़्यादा इस्लामी पाकिस्तान में हाथों हाथ लिए जाते थे। उसकी वजह उनका आला मेयारी अदब था। जब लफ्ज़ इंसानियत को अपनी मंजिल बनाता है तो देश परदेश, मज़हब, गैर मज़हब की सारी हदें फलांग जाता है। बेदी के बारे में पाकिस्तान के एक बड़े अफसाना निगार मुमताज़ मुफ्ती ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं सिर्फ राजेंद्र सिंह बेदी से बहुत मुतासिर हूँ। वो बहुत अजीम लिखने वाला था। यह अदब की बदकिस्मती है कि वो फिल्म लाइन में चला गया। मुंबई में आने से पहले राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर के एक डाकखाने में मुलाजिम थे। ये सच है कि बेदी लाहौर में वो बन चुके थे जो उनकी शख्सियत की पहचान थी, लेकिन ये कहना शायद दुरुस्त ना हो कि उनकी अज़मत को फिल्मी दुनिया ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि बेदी ने फिल्मी कारोबार के बावजूद जो लिखा वो उर्दू हिंदी का अनमोल ख़जाना है। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने फिल्मी कारोबार को कभी अदबी मेयार में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। हाँ, ये ज़रूर हुआ, उनकी फ़िल्म ने मुकालमा और कहानी के तौर पर दस्तक, गर्मकोट, आँखन देखी, फागुन वगैरह फिल्मों के ज़रिए हिदायतकारी के ढंग में नया जादू जगाया, जिसे नाजरीन और सीने नाक़दीन ने सराहा। अपने हम असर कृष्ण चंद्र की तरह बेदी पर अज़मत का नशा कभी नहीं चढ़ा। वो छोटी बड़ी हर अदबी महफिल में अपनी कसी हुई सरदारी पगड़ी, खिजाब से रंगी दाढ़ी, हाथ में सिगरेट और मुंह में तंबाकू के पान से दूर से पहचाने जाते थे। राजेंद्र सिंह बेदी का कहकहा भी उनकी कहानियों से कम मशहूर नहीं था। अपने कहकहों का टारगेट वो खुद को ही बनाते थे। एक बार फिल्म दस्तक के ट्रायल शो के अंधेरे में एक पंजाबी डिस्ट्रीब्यूटर ने बेदी के कान में धीमे से कहा, बेदी साहब इस फिल्म में फ़ाइट वाइट नहीं है। बेदी साहब ने संजीदगी से जवाब दिया, साहब जी इसमें तो फ़ाइट नहीं है, आप चाहें तो ट्रायल के बाद हम आप कर सकते हैं। दस्तक से पहले बेदी साहब ने एक फ़िल्म गर्म कोट के नाम से बनाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। किसी ने सलाह दी, अब आप किसी ऐसे हीरो को लेकर फिल्म बनाएं जो बाज़ार में चल रहा हो। उस ज़माने में भारत भूषण कामयाब हीरो थे। बैजू बावरा और मिर्ज़ा गालिब ने उनकी कीमत बढ़ा दी थी। बेदी साहब की समझ में बात आ गई। सुबह उठते ही तैयार हुए, हाथ में सिगरेट और मुंह में गिलोरी दबाए सीधे भारत जी के बंगले पहुँचे। जैसे ही घंटी बजाई, एक कुत्ता दौड़ते हुए फाटक पर आ गया। बेदी साहब उससे पूछने लगे, भारत हैं? जवाब में वो ज़ोर ज़ोर से भूखने लगा। बेदी उसकी तरफ देखकर कहने लगे, भाई जी मेरी मादरी ज़बान यही है, मगर बोलना भूल गया हूँ। कुत्ते की आवाज़ सुनकर घर के मालिक आए और कुत्ते की जंजीर थामकर बेदी से कहने लगे, सॉरी सर, भारत जी अब यहाँ नहीं रहते, उन्होंने घर बदल लिया है। राजेंद्र सिंह बेदी ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, कमाल
राजेंद्र सिंह बेदी ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, कमाल है, फ्लॉप फिल्म मैंने बनाई लेकिन घर उन्हें छोड़ना पड़ा। सरदार जाफरी के रिसाले गुफ्तगू के लिए जाफरी की दरख्वास्त पर कहानी पोस्ट से भेजी और फ़ोन से ताकीद की, देखो भाई जाफरी, कहानी तो मैंने भेज दी है, लेकिन बराहे मेहरबानी इसे गुफ्त वाले हिस्से में छापना। कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी एक ही महानगर में हम असर होते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, तहरीरों में भी और ज़िंदगी में भी। कृष्ण एक साथ एक बार लिखकर आज़ाद हो जाते थे। वो अपनी तहरीर को दूसरी बार नहीं देखते थे, लेकिन बेदी थम थम कर रुक रुक कर लिखने के आदी थे। वो एक ही तहरीर को बार बार लिखते थे। उनकी कहानियों के जुमले नज़्म के मिसरों की तरह चुस्त और हमा जहत होते थे। अगर बीच में से एक जुमला भी निकल जाए तो कहानी बिगड़ जाए। बेदी ने अपनी इसी फनकाराना नस्र में कई कामयाब फिल्मों के मुकालमे लिखे। उनका नाम इंडस्ट्री में बहुत इज्जत से लिया जाता था। शायर के गीतों की तरह उन दिनों राजेंद्र सिंह बेदी के लिखे मुकालमों की भी बड़ी धूम थी। फिल्मों में उनका नाम होना बाजार और मेयार दोनों में अहमियत रखता था। लेकिन दोनों ने ही ऐसा वक्त देखा जब यश चोपड़ा ने शाहिर के बजाय समीर से गाने लिखवाए और राजेंद्र सिंह बेदी के हिदायतकार बेटे नरेंद्र बेदी ने उनके होते हुए कादर खान से डायलॉग लिखवाए। डॉट 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 पुराने भोपाल के एक पान की दुकान के आईने में ये शेर लिखा नज़र आता था, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्ते शाम देख, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्ते शाम देख। शाहिर साहब इस डूबते सूरज को देखकर झल्लाते थे और बेदी और श्यामलाल टाइम्स ऑफ इंडिया के साबिक एडिटर और अख्तरुल ईमान के कंधों पर सर रखकर आंसू बहाते थे। बेदी का एक अफसाना बाप बेटे के रिश्ते पर है। उसका नाम है एक बाप बिकाऊ है। बेदी का अपनी कहानियों के किरदारों से रिश्ता ख़ानदान के अफराद जैसा था। वो उन्हें लिखते वक्त भी उनके दुख सुख में शरीक रहते थे और लिखने के बाद भी। जब कहानी सुनाते थे तो किरदारों के साथ ही कभी हंसते थे, कभी रोते थे। अपने हमअसरों के मुकाबले में बेदी के पास आंसुओं का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था। ये ज़ख़ीरा उन्होंने अपनी कहानियों के किरदारों पर ऐसे लुटाया कि जब खुद पर रोने का वक्त आया तो उनके पास आंसू ही नहीं बचे थे। जब आदमी के आंसू ख़त्म हो जाते हैं तो वो हंसना भी भूल जाता है। ऐसी ही हालत में एक दिन वो अपने खार के घर के नीचे उजाड़ से खड़े नज़र आ गए। न सर पर कसी कसाई पगड़ी, न दाढ़ी पर खिजाब था, न हाथ में 555 की सिगरेट थी और न मुंह में तंबाकू वाला पान। ये गरहन और एक चादर मैली सी वाले बेदी नहीं थे। बात बात पर ठहाका लगाने वाले बेदी नहीं थे। वो फिल्मों के हिदायतकार भी नहीं थे। सिटी वाले बेदी नहीं थे। उस वक्त वो अकेले कैंसर के मरीज़ एक आम इंसान थे। मुझे देखते ही बोले, यार बहुत अकेला महसूस करता हूँ। सारे दोस्त अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कोई मिलने नहीं आता। थोड़ा वक्त हो तो मेरे साथ कुछ देर बैठो। मैं उनके साथ खार में दूसरी मंजिल पर उनके फ्लैट में जाता हूँ। बेदी खामोश हैं और मैं इस खामोशी में कभी शेल्फों में रखी किताबों के नाम पढ़ता हूँ, कभी उनको देखता हूँ, कभी हाथ में माला लिए गुरु नानक की तस्वीर के नीचे बेदी के हंसते हुए चेहरे की तस्वीर देखता हूँ। मज़मून का इख्तिताम। शुक्रिया। ये हमने निदा फ़ाज़ली की नज़र से राजेंद्र सिंह बेदी को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये मज़मून, निदा फ़ाज़ली की ये तहरीर ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने
ख्याल से कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं निदा फाजली के कुछ और मज़मून के साथ, कुछ और बातों के साथ, कुछ और चीज़ों के साथ।